गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज अपन लेके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17, ठीक है। लेक्चर नंबर 17 और इसमें क्या है, अपन पोएम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था ना कि अपन अपनी पोएम से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर अपने निपट चुके हैं, यानी मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज अपन पोएम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पोएम की क्लासेस आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 18 मिनट की होंगी, जिसमें एक पोएम आपको एक लेक्चर में कंप्लीट होती हुई मिलेगी, ठीक है। एक लेक्चर में एक पोएम कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपकी टोटल 8 पोएम्स हैं, 8, ठीक है। ये 8 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। 8 लेक्चर्स में फिनिश कर देंगे अपन इनको, ठीक है। हाँ चलो अपन स्टार्ट करते हैं पर अपनी पोएम, फर्स्ट पोएम, ठीक है। चलो लेक्चर नंबर 17, 16 में अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए थे। 17 पोएम, ये आज पहली पोएम है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, चैप्टर नंबर फर्स्ट की पोएम है, ठीक है। बता रहा हूं मैं खुद ही आपको। चलो यहाँ पर ये लिखा है इसका, देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। पोएम, पोएम यानी कविता, ठीक है। जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो जानते हो, स्नो जो बर्फ, बर्फ जम्मू कश्मीर वगैरह में गिरती है ना, ये वो वाली स्नो है, ठीक है ना। एंड डस्ट, डस्ट क्या होती है, धूल, समझ रहे हो, धूल, धूल होती है। तो मतलब इसका है जो मतलब है स्नो ऑफ डस्ट, वो सॉरी डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की छोटी छोटी क्या, छोटे छोटे टुकड़े धूल के जैसे, ठीक है ना। हाँ चलो, जिसके ऑथर है बेटा, राइटर है, कौन है बेटा, पोएट, ठीक है। पोएट बोलते हैं, पोएम जो लिखते हैं उनको पोएट कहते हैं। वो कौन है बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। चलो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम अपन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ पहले क्या है इसमें। बेटा देखो इस पोएम में जो है ना, वो क्या है बेटा, जो अपना अंधविश्वास है ना, अंधविश्वास क्या बोलते हैं उसको बेटा, सुपरस्टिशियन, ठीक है। सुपरस्टिशियन, अंधविश्वास, ठीक है। अंधविश्वास, ठीक है। अंधविश्वास, इस चैप्टर, इस पोएम में अपन देखेंगे अपने अंधविश्वास है ना, वो अपन उसको कैसे झूठा बता सकते हैं, ठीक है ना, कैसे झूठा साबित कर सकते हैं, ठीक है। हर अंधविश्वास अपन को नहीं मानना चाहिए, अंधविश्वास पे अपन को भरोसा नहीं करना चाहिए। जो मिथ बने हुए हैं ना पहले से ही, उनको अपन को नहीं मानना है, ठीक है ना। इसमें कविता में अपन को ये सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पोएम मैंने बता दी है जिसका मतलब है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोएट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक मतलब बर्फीली जगह में घूमने जाते हैं बेटा। कहाँ जाते हैं, घूमने। तो उनका मूड क्या उस टाइम पे सैड होता है, ठीक है ना, सैड फील कर रहा होता है, दुखी होते हैं वो किसी भी बात से, ठीक है। तो क्या होता है, वो एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं, क्या, एक पेड़ के नीचे जिसका नाम है हेमलॉक ट्री, ठीक है। हेमलॉक ट्री, ये जो पेड़ होता है ना बेटा, एक विषैला पेड़ होता है। कैसा होता है, विषैला, पॉइजनस ट्री, ठीक है ना, पॉइजनस ट्री होता है ये, ठीक है। तो इस पे क्या है, एक कौवा बैठा होता है, क्या, एक कौवा बैठा होता है। तो जब ये ऑथर बेटा जो पोएट है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो उस पेड़ के नीचे टहलते टहलते पहुंचते हैं ना, तो ऊपर से वो कौवा क्या है, जो बर्फ है ना, उसको पेड़ को हिला के ना, पेड़ को बैठ के मतलब उस पे हिलता है, तो वो पेड़ से बर्फ गिरती है। और किसके ऊपर गिरती है बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती है, जिससे उनका मूड है ना, मूड स्विंग चेंज हो जाता है। मतलब वो पहले सैड फील कर रहे थे, फिर बाद में क्या, वो एकदम जॉय एंड हैप्पीनेस फील करने लगते हैं, ठीक है ना। उनका मूड चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से देखो पोएट इसमें चाहते तो एक कोई भी अच्छा पेड़ ले सकते थे, कोई भी अच्छा पेड़ ले सकते थे, जैसे नीम का ट्री ले सकते थे, मैंगो ट्री ले सकते थे, ले सकते थे, कोई भी ब्यूटीफुल ट्री ले सकते थे। लेकिन उन्होंने केवल इसीलिए लिया है क्योंकि अपन अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है, अंधविश्वास को ज्यादा मानते हैं, ओके। हाँ तो इसमें देखो और दूसरा जो पक्षी लिया गया है उस वो अपन ने कौन सा लिया बेटा, इन्होंने कौन सा लिया है बेटा, क्रो, ठीक है। कहाँ है इसमें मेंशन, क्रो, क्रो देखो इन्होंने कौन सा लिया है, क्रो लिया है। क्रो यानी जानते हो ना, कौवा ब्लैक कलर का बदसूरत होता है, ठीक है, उसकी वॉइस होती है वो भी अपन को पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो वो इसकी जगह पे पीजन ले सकते थे, पिकॉक ले सकते थे, ले सकते थे ना, यानी कोई भी ब्यूटीफुल पक्षी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, बस इसीलिए सुपरस्टिशियन की वजह से, जो अपना अंधविश्वास है उसको अपन चेंज कर सकें, ठीक है। हाँ तो ये है अपनी पोएम का मीन्स,
ठीक है, तो बस अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर इसके करते हैं। ठीक है, एक लेक्चर में एक पोएम अपनी फिनिश। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 4 3 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें कितने हैं, 2 ये और 2 ये, बस 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पोएम में लेके नहीं आया, पोएम आपको बुक से खुद से पढ़नी है। ठीक है, इस चैप्टर में दो पोएम्स हैं। ठीक है, एक आज हो जाएगी, एक कल हो जाएगी। ठीक है, हाँ ओके, चलो नाउ स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री बेटा क्या है। ठीक है, जो हेमलॉक ट्री है वो क्या है। ठीक है, एंड व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइन। और ठीक है, अ पाइन, जो पोएट है उन्होंने केवल इसी पेड़ के बारे में क्यों बताया है, वो और भी कई सुंदर पेड़ ले सकते थे, जैसे मैपल और ओक का पेड़। ठीक है, और अब पाइन। ठीक है, ये सारे पेड़ भी ले सकते थे। इनको आप गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, इनकी पिक्स, मैपल, ठीक है, एन ओक और अब पाइन। ठीक है, इनको आप गूगल करके देख लेना। चलो, और अपन को क्या बताना है बेटा, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है। ठीक है, वो ये तो मैंने आपको बता दिया, पॉइजनस ट्री है। ठीक है, पॉइजनस ट्री है यानी जहरीला पेड़ है। आंसर, ठीक है बेटा, आंसर, आंसर देखते हैं अपन, आंसर ओके, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस। ठीक है, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, पॉइजनस ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। ठीक है, स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, इसमें कैसे फूल आते हैं बेटा, सफेद फूल आते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं। ठीक है, हाँ, द पोइट डज नॉट चूज ब्यूटिफुल ट्रीज, द पोइट डज नॉट चूज ब्यूटिफुल ट्रीज बिकॉज ही चूज द हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। उन्होंने जो हेमलॉक ट्री लिया है वो बेटा क्यों लिया है, क्योंकि हेमलॉक ट्री से ही उनका जो मूड स्विंग्स हुआ था ना, चेंज हुआ था ना, वो जब हेमलॉक ट्री से हो सकता, तो इसकी जगह पे आप सोचो, अगर कोई ब्यूटीफुल सा पेड़ होता तो वो तो सीधा सिंपल है, उससे तो उनका मन हो ही जाता चेंज। ठीक है ना, सिंपल, ये मीन्स है इस क्वेश्चन का, इस आंसर का। ठीक है ना, इसमें लिखा है ना बेटा, ही चूजेस द हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। ठीक है ना, हिज मूड एंड फीलिंग्स। ठीक है ना, चलो फिनिश हो गया, फिनिश हो गया ना, समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, हाउ डज फ्रस्ट, फ्रस्ट, ठीक है, हाउ डज फ्रस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम। जो बेटा नेचर होता है, प्रकृति होती है, रॉबर्ट फ्रस्ट ने इस चैप्टर में, इस पोयम में कैसे उसको दिखाया है। ठीक है ना, कैसे नेचर को दिखाया है, प्रकृति को समझाया है। ठीक है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। ठीक है, what are the birds that are usually named in poems, do you think crow is often mentioned in poem, what images come to your mind when you think of a crow। क्वेश्चन काफी बड़ा है बेटा, क्या है, क्वेश्चन काफी बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं। हाउ डज फर्स्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, ये तो मैंने समझा दिया। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम। ठीक है, कैसे कैसे पक्षियों को ज्यादातर पोएम्स में लिया जाता है। ठीक है ना, कैसे कैसे पक्षियों को ज्यादातर पोएम्स में लिया जाता है। ठीक है, हाँ, डू यू थिंक क्रो इज ऑफन, ऑफन का बेटा मतलब होता है अक्सर। ठीक है, अक्सर मतलब कभी कभी, मेंशन्ड इन पोएम, क्या आप सोच सकते हो कौवे को कभी किसी पोएम में लिया जाए। ठीक है ना, हाँ, एंड व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, आपके दिमाग में कैसी कैसी छवि बनती है जब एक कौवे के बारे में आप सोचते हो। ठीक है ना, कौवे के बारे में आप सोचते हो। चलो सीधा इसका आंसर देखते हैं बेटा, अपन आंसर देखते हैं। द फर्स्ट प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर्स इन दिस पोएम, फर्स्ट प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर्स इन दिस पोएम। जो फर्स्ट है ना, उन्होंने बेटा कई तरीकों से नेचर को इस कहानी में दर्शाया है। ठीक है ना, जनरली पोइट्स टेक द वर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज लाइक पैरट्स एंड पिकॉक्स। ठीक है, पैरट्स एंड पिकॉक, जो मतलब इसमें जो पक्षी लिए गए हैं ना, तो मतलब जो मतलब इस पोयम में कौवे को लिया गया है, उसके अलावा भी वो पता है किसको ले सकते थे, पिकॉक को ले सकते थे। ठीक है ना, या पैरट को ले सकते थे, उनकी ब्यूटी के कारण ले सकते थे। ठीक है ना, या उनकी बेस्ट क्वालिटीज की, यानी अच्छे होते हैं ना, हाँ क्वालिटी अच्छी होती है कि नहीं, मतलब तोता होता है वो कितना प्यारा होता है कि नहीं,
ठीक है ना। हाँ, पिकॉक होती है वो भी कितनी प्यारी होती है कि नहीं। हाँ, ये उसकी क्वालिटीज वगैरह हैं लाइक पैरट्स एंड पिकॉक्स, ठीक है। नो, अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ से पढ़ते हैं? नो, क्रोज आर हार्डली, यहाँ से डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन अ पोएम, ठीक है। ये आप आगे का आंसर, ठीक है। नो, नहीं, क्रोज हार्डली मेंशन्ड इन द पोएम्स, क्रो को बहुत ही मुश्किल से किसी कहानी में लिया जाता है, ठीक है। या ऐसे पक्षी को या ऐसे जानवर को जो अच्छा ना हो दिखने में, ठीक है, उसकी वॉइस भी प्यारी ना हो, इसीलिए ऐसे पक्षियों को, जानवर को लिया ही नहीं जाता पोएम्स में। आपने भी पता है आपको भी, ठीक है, इतना तो आप समझते हो, ठीक है। हाँ, एंड when we think of a crow, the image of a black bird, जब भी अपन कौवे के बारे में सोचते हैं तो अपने मन में क्या आती है बेटा? एक ब्लैक बर्ड, काले पक्षी की तस्वीर बनती है। विस हार्स, हार्स यानी कठोर, वॉइस यानी आवाज, बहुत ही बेकार आवाज, ठीक है, सिंपल। कम्स इन आवर माइंड, अपने दिमाग में काली छवि बनती है काले पक्षी की, किसके साथ? वो भी बहुत बुरी आवाज के साथ, बहुत गंदी, ठीक है ना। हाँ, विच इज बिलीव्ड टू बी सिंबल ऑफ बैड ओमन, ठीक है, बैड ओमेन, ठीक है ना, बैड ओमेन। बेटा ये क्या होता है इसका मतलब? जो इंपोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको मैं ऑन द स्पॉट बता देता हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा बुरा संकेत, बुरा संकेत, ठीक है ना। तुमने सुना है ना, बुरा संकेत, बुरा शगुन, ये वही है, ठीक है, बैड ओमेन, ठीक है। विच इज बिलीव्ड टू बी सिंबल ऑफ बैड ओमेन, ठीक है, समझ गए। चल, अब अपन सीधा सीधा ये दो क्वेश्चन अपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, समझ में भी आ गए होंगे आपको, और पोएम भी मैंने बता दी है, इसकी स्टोरी वगैरह क्या है, ठीक है, ये सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बेटा। और ज्यादातर जो टफ सब्जेक्ट, टफ मीन्स थे, उनकी मैं बता देता हूँ ऑन द स्पॉट हिंदी, ठीक है ना, ये, ठीक है। और उसमें क्या था बेटा? एंड और कुछ था इसमें, पॉइजनस, पॉइजनस बताया था मैंने। एक होता है पॉइजनस, एक होता है वेनामिनस, ठीक है, वेनामिनस। साइंस पढ़ते हैं उनको पता होगा पॉइजनस और वेनामिनस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पॉइजन और वेनम, ठीक है ना, समझ में आता है। हाँ, ये दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों का ही जहरीला होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स जो मैंने बता दिए हैं। चलो अपन आगे चलते, आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अपने आज की लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम के, ठीक है बेटा। सारे इंपोर्टेंट है, पढ़ना है, याद करना है इनको, ठीक है। और अगर आपको इसकी, देखो चलो लास्ट टाइम बताता हूँ, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंटेड जॉय और सॉरो? जॉय का मतलब होता है खुशी, आनंद, ठीक है ना। हाँ, एंड सॉरो का मतलब होता है बेटा दुख, सॉरो का मतलब होता है बेटा दुख, शोक, ठीक है ना। What do the crow and hemlock represented joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? ठीक है ना। What do the crow and hemlock represented joy or sorrow? ठीक है, जो इस पोएम में है ना बेटा, क्या क्रो और कौवे को किस लिए दर्शाया गया है? आनंद के लिए या दुख के लिए, ठीक है। What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree for stand for? जब वो कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठा है, वो पेड़ को हिलाता है, शेक यानी हिलाना, ठीक है, तो उस पर से बर्फ गिरती है, वो क्या करती है, ठीक है, सीधा सीधा मतलब। चल, अब अपन इसको देखते हैं, ठीक है। शेक का मतलब होता है बेटा हिलाना, ठीक है, शेक यानी हिलाना। जब वो पेड़ पे बैठा होता, पंख अपने फड़फड़ाएगा तो वो तो हिलेगी, उस पे से बर्फ तो गिरनी है, सिंपल नॉर्मल बात है, ओके। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंटेड सोरो, ठीक है, एंड डिप्रेशन। इसमें बेटा जो क्रो एंड हेमलॉक है ना, रिप्रेजेंटेड किया गया है किसके लिए? दुख एंड डिप्रेशन के लिए, ठीक है ना। डिप्रेशन तो समझते हुए, समझ में आया? हाँ, ठीक है। इट्स फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इट्स फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इसका क्या मतलब बेटा? इसका क्या मतलब पता है तुमको? चलो, इसका मतलब क्या, अपन जो भौतिक चीजें, सामान होता है ना, उसके ऊपर क्या दुनिया होती है ये, ठीक है, जिसके ऊपर अपन इसकी वजह से जी रहे हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी के सामान पे जी रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ही उस पे ही हो चुके हैं, निर्भर हो चुके हैं। हाँ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, वो बेटा
सिंबल है किसका, नेचुरल प्राकृतिक, प्राकृतिक जॉय यानी क्या बताया था मैंने, आनंद, खुशी, ये सारी चीजें। एंड एनर्जी यानी ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा और दुख का क्या है बेटा, सिंबल है, ठीक है, दुख नहीं सो बेटे सुख, ठीक है, सुख, ठीक है, सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, ठीक है, प्राकृतिक सुख और ऊर्जा का क्या है बेटा, सिंबल है। कौन है, डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री मींस, जो पेड़ को हिलाता है ना, जो क्रो, उस पे से बर्फ गिरती है, उसका मतलब क्या है, फ्रॉम द सैड मोमेंट द पोएट is entering into the time full of optimism। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है, ऑप्टिमिज्म, मैं देख लूं एक मिनट, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं, एक आध वर्ड चल जाता है, ठीक है, ऑप्टिमिज्म क्या होता है बेटा, चलो अभी देखते हैं, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, टाइम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, देखो, इनटू द फुल ऑफ, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, बेटा अपन किसी चीज की आशा में चले, आशा करने लगते हैं ना, किसी चीज की सोचने लगते हैं, किसी चीज के बारे में कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना, ये वही बात है, ठीक है, देखो, फ्रॉम द सैड मोमेंट द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, जिससे उसका जो बर्फ गिरती है उससे उसका मूड क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जो सैड था वो हैप्पी में चेंज होता है, और वह आगे सोचने लगता है कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, ठीक है ना, सारी चीजें नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, थॉट यानी विचार, ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। चलो, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, बारी है अब आपकी क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, ठीक है, पोएम फर्स्ट, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, मतलब सेकंड पोएम, ठीक है, जिसका नाम है फायर एंड आइस, समझ रहे हो ना, फायर एंड आइस, फायर का मतलब है क्या होता है बेटा, आग, एंड आइस का मतलब होता है क्या, बर्फ, ठीक है, वो अगर अपने नेक्स्ट पोएम में देखेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में। चल, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है, ठीक है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, ठीक है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, पोएट का मूड कैसे बदला, क्या उसने कहा, ठीक है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, ये अपन को इसमें बताना है, ये सारी चीजें सिंपल है, कुछ नहीं है। चल आंसर देखते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो, फ्लेक्स ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स होते हैं बेटा, पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, किसके, बर्फ की, द सडन सावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड, जो अचानक से जो बर्फ की बारिश होने लगती है बेटा, उससे पोएट का मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हैं, चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, कैसे चेंज होता है, पहले वो क्या होता है बेटा, सैड होता है, बाद में क्या एकदम हैप्पी हो जाता है कि नहीं, बाद में एकदम क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, इस तरीके से उसका मूड चेंज होता है। एंड लास्ट लाइन, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो एकदम तरोताजा महसूस करने लगता है, तरोताजा, ठीक है ना, एकदम फ्रेश फील करने लगता है, एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और वो बच्चा सारा दिन अपना क्या करना चाहता है बेटा, एंजॉय करना चाहता है, ठीक है, सारा दिन एंजॉय करना चाहता है, जैसे कि आप करना चाहोगे, क्योंकि आपकी पोएम फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको लग रहा होगा क्लास हम बंद करें और अपनी मस्ती करें, लेकिन आप मस्ती नहीं करनी है, आपके एग्जाम का टाइम पास आ गया है, ओनली देखो नवंबर आपका लगभग आधा निकल चुका है, ठीक है ना, आधा नवंबर निकल चुका है कि नहीं, हाँ, नवंबर में मेरे को ये क्वेश्चन आंसर आपके दोनों बुक के कंप्लीट कराने हैं, ठीक है, हो जाएंगे, बिल्कुल डोंट वरी, ठीक है, दिसंबर में अपनी ग्रामर फिनिश हो जाएगी, आपके पास जनवरी बचेगी, उसमें आप इतना रिवीजन कर सकते हो, एक महीना बहुत होता है रिवीजन के लिए, ठीक है, हाँ, ये तो इजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश वगैरह, ज्यादातर आपको मेहनत किस पे करनी चाहिए, साइंस हो गई, सोशल साइंस, और क्या हो गई,
क्या हो गई, और मैथ्स, ठीक है ना। हाँ, तो साइंस में आप कोई भी टॉपिक मेरे को बता सकते हो कमेंट में, जो आपको समझ में नहीं आया उसकी वीडियो में आपको बिल्कुल बिल्कुल इजी इजी तरीके में समझाऊंगा उस टॉपिक को, ठीक है। काफी सारे टॉपिक्स हैं आपके में, ठीक है ना, जैसे ग्लैंड्स वगैरह है, हार्ट वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, ब्रेन है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अपन का जो है फर्स्ट पोयम कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलो लास्ट में एक बात और बताते हैं अपन आपको, देखो क्वेश्चन आंसर जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं उसकी अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, 8516983054, ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। इस पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा, ये जो क्वेश्चन आंसर अपन कर चुके हैं पहली बुक के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे उसकी पीडीएफ, और बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। वही नोट्स मिलेंगे जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है, और इसी की आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना, इस नंबर पर, ठीक है बेटा। ये 8 है, कितना है, 8 है, ठीक है, 8 है, ये मेरा नंबर है, इसको आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आगे आगे जितने क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट होते जाएंगे और सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। किसको मिलेगी, जो मैसेज करेगा इस पे, ठीक है ना, जो मैसेज करेगा, ठीक है, इस पे अपना नाम वगैरह डाल के और बोल सकते हो इंग्लिश पीडीएफ, ठीक है, ये आपको मैसेज करना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। किसी को भी चाहिए, आपके दोस्त वगैरह हैं उन सबको, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, लेकिन उसके बदले में आपको बस एक सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, अपना जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि उस पर वीडियोस भी तो आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को मैं समझा रहा हूँ, है कि नहीं। हाँ, तो बस एट लास्ट अपन बोलते हैं बेटा थैंक यू, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन बेटा, लास्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।